Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is function and their properties. सेट और रिलेशन में इससे पहले 13 नंबर के वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ, तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देखना। उसमें मैंने सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सेट और रिलेशन से रिलेटेड वो सब मैंने वहाँ पे कवर करवा दी हैं, और साथ में DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी। अब आज हम इस वीडियो में केवल फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आवर टुडे टॉपिक इज़ काउंटिंग ऑफ फंक्शन। मीन्स अगर हमें गिवन है कि एक फंक्शन है जो ए से बी सेट में डिफाइंड है, और हमसे बोला जाए कि आप 1 1 ऑन टू या फिर केवल 1 1 या ऑन टू फंक्शन फाइंड करके बताएंगे कितने 1 1 कितने ऑन टू फंक्शन होंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लिख देती हूँ, उनकी हेल्प से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू डोमेन एंड कोडोमेन। तो यहाँ जैसे कि मैंने कंसिडर किया है कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और इनके कार्डिनल नंबर्स हैं m और n। मीन्स a में तो हैं m एलिमेंट और b में कितने हैं n एलिमेंट्स, और f a से b में डिफाइंड एक फंक्शन है। देन हियर द केस नंबर 1 इज़ कि इफ़ m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n का मीनिंग क्या है कि नंबर 1 आपको देखना है फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, तो a से b में डिफाइंड है। अब इसमें m एलिमेंट्स इसमें n है, इसमें डोमेन में एलिमेंट ज़्यादा हैं और कोडोमेन में एलिमेंट कम हैं। उस केस में फिर कितने 1 1 फंक्शन होंगे, कितने ऑन टू होंगे, कितने इन टू होंगे, वो हमें देखना है। तो यहाँ रिजल्ट है कि इफ़ डोमेन के एलिमेंट जो हैं वो कोडोमेन से ज़्यादा हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमेशा ये होंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आप इससे फाइंड करेंगे कैसे, समीशन r = 0 to n, फिर -1 की पावर r n3r n - r की पावर m। जो n और m है वो तो आपको यहाँ से कंसिडर करना है जो भी गिवन होंगे, और r पे समीशन लगा हुआ है, यानी कहाँ तक लेके जाना है समीशन को, n तक, जो भी कोडोमेन के एलिमेंट है वहाँ तक। और यदि इस सेम केस में आपको टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछें तो वो 0 होंगे, और अगर 1 1 फंक्शन 0 है तो बाइजेक्शन में 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो जब 1 1 फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 ऑन टू तो होने का मतलब ही नहीं है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। आप चाहें तो एक सिंपल सा एग्जांपल से देख सकते हैं कि सपोज़ यहाँ पे m ज़्यादा यानी 1 2 3 या 3 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे 4 और 5 2 एलिमेंट ले लिए, यानी m ग्रेटर देन है n से। अब 1 1 के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट की इमेज कोई एक एलिमेंट ही होना चाहिए, दिस वन। अब ये 3 एलिमेंट ऐसा होगा जिसके कोई यहाँ पे इमेज नहीं होगी, दैट मीन दिस टाइप ऑफ फंक्शन कैन नॉट बी 1 1। सो दैट्स वाई हियर आंसर इज 0। इस केस में 1 1 फंक्शन कितने होंगे, 0। अब जब 1 1 फंक्शन 0 है तो बाइजेक्शन मीन्स 1 1 ऑन टू फंक्शन भी कितने होंगे, 0। अगर 1 1 या ऑन टू में से कोई एक भी यहाँ पे 0 हो जाता है तो फिर टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन आर ऑल्सो 0। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ये आ सकते हैं रिजल्ट जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, या फिर अगर न्यूमेरिकल बेस आता है तो वो इस टाइप से आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b सच दैट ए के अंदर एलिमेंट तो हैं 4 और बी के अंदर एलिमेंट्स है 2, देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो जो भी आपसे पूछा गया है उसके लिए आप पहले देख लीजिए कि ये जो केस में मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अभी मैं 2 केस और डिस्कस करूँगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो अभी तो आप यहाँ देखेंगे कि फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, यानी डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डोमेन का एलिमेंट यानी m की वैल्यू कितनी है, 4, और कोडोमेन यानी b उसमें एलिमेंट कितने, 2। तो हियर m ग्रेटर देन n, अगर m ग्रेटर देन n है तो टोटल नंबर ऑन टू फंक्शन के लिए फॉर्मूला यहाँ पे ये है जो मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे, और 0 r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से n की वैल्यू कितनी, 2 -1 की पावर r, फिर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है n3r यानी 2cr, तो फार्मूला में n - r यानी 2 - r की पावर m मतलब 4। अब यहाँ पर r की वैल्यू वेरी कराएंगे, r की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो -1 की पावर 0 दैट मीन 1,
2 से 0 भी 1 और 2 - 0 दैट मीन 2 की पावर 4, फिर -1 की पावर 1, फिर 2 से 1 और फिर ये 1 की पावर 4 और फिर ये यहाँ पर 2, तो ये तो प्लस बनेगा, 2 से 2 1 होता है और यहाँ पर 2 पुट करने पे 0 बनेगा। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 16 - 2 दैट मीन 14। तो ये तो है हमारा केस नंबर 1। अब हम देखते हैं केस नंबर 2। अब नंबर 2 केस है, इसमें लिखा है कि इफ़ m लेस देन n मीन्स डोमेन के जो एलिमेंट है वो को डोमेन के एलिमेंट से कम है और फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a to b सच दैट कि a के अंदर जो एलिमेंट है वो m है और b के अंदर जो एलिमेंट है वो n है, तो फिर 1 1 ऑन टू और बाइजेक्शन फंक्शन कितने होंगे। तो यहाँ लिखा कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आर ऑलवेज 0। तो वो कैसे याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये पहला अपन ने डोमेन, ये को डोमेन बनाया, क्या बोला गया है m और n, बट क्या कंडीशन है कि m लेस देन n दैट मीन यहाँ पे एलिमेंट कम है तो माना 1 2 है, यहाँ पे है 3 4 एंड 5, ये एलिमेंट ज़्यादा है। ओके, अब हमें क्या बोला गया ऑन टू फंक्शन। ऑन टू की क्या डेफिनेशन होती है कि यहाँ के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, ठीक है ना, और सभी एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है एलिमेंट, ये किसी एक एलिमेंट से रिलेट होगा, 4 भी किसी एक एलिमेंट से रिलेट होगा, बट ये जो 5 है इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं होगी। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे बोलेंगे कि दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज ए इनटू फंक्शन। आपको 4 टाइप के फंक्शन पता होंगे, 1 1, मैनी 1, ऑन टू और इनटू की क्या डेफिनेशन होती है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो फंक्शन बनेगा इनटू बनेगा, ये ऑन टू नहीं होगा, दैट मीन इस केस में कोई ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो आवर आंसर इज 0। और 1 1, यस 1 1 फंक्शन तो एग्जिस्ट करेंगे, और कितने होंगे 1 1 फंक्शन, वो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है NPM। तो ये है NPM का फॉर्मूला, हम जानते हैं सब क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के m फैक्टोरियल। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इस केस में, और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन मीन्स टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाले केस में बताया था कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी आंसर 0 है तो फिर बाइजेक्शन कितनी होंगी 0। तो यहाँ पे ऑन टू 0 है तो इसकी वजह से बाइजेक्शन भी कितनी होंगी 0। अब इस पर बैठ एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। ए फंक्शन डिफाइंड है और ए और बी के अंदर एलिमेंट गिवन है कि इसमें 3 एलिमेंट होंगे, इसमें 5 एलिमेंट होंगे, और हमसे बोला गया है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताए। तो जो भी आपसे पूछा जाए उस केस में पहले आप चेक कर लीजिए m और n पे कंडीशन कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं है तो अपन ऑप्शन मान लेते हैं कुछ भी। इसका जैसे करेक्ट आंसर मिल रहा है 60, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये 20 40 60 और एक ऑप्शन होगा 0 कि ये आपको ऑप्शन गिवन है। अब ए और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे अपन ने चेक किया कि m इज लेस देन n वाली कंडीशन है। सो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की क्या फॉर्मूला था NPM, यानी 5p3 को ओपन करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस के 3 फैक्टोरियल दैट मीन 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 60। आप 5 × 4 × 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा 60। 60 में 3 हो जाएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से इनको अपन अप्लाई करते हैं। अब एक और केस है, केस नंबर 3, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 3 है कि इफ़ m = n, ठीक है ना, यानी डोमेन और को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं, तो इस केस में फिर 1 1 ऑन टू और बाइजेक्शन कितनी होंगी। तो इस केस में तीनों की तीनों वैल्यू सेम होंगी, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। जैसे कि हम यहाँ पे देखें एग्जांपल में कि ये a है, ये b है, सपोज यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है a b c, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है 1 2 3, दोनों में सेम है, तो ये 1 1 मैपिंग्स यहाँ पे मिलेंगे, यानी ईच एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करेगी को डोमेन में। तो इस वजह से यहाँ पे हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज n फैक्टोरियल, एंड इसी तरह टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ऑल्सो n फैक्टोरियल, और दोनों सेम हैं तो बाइजेक्शन भी कितनी होंगी n फैक्टोरियल्स। अब इसके बाद रिजल्ट्स हैं कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने हैं फ्रॉम a to b, यानी डोमेन से को डोमेन में, ठीक है ना, यहाँ a से b में फाइंड करना है, तो फिर क्या आंसर होगा।
अगर ए में m एलिमेंट है, बी में n है, तो आंसर होगा n की पावर m, यानी कोडोमेन की पावर हमेशा डोमेन लगानी है। और इसको हम लिखें इस फॉर्म में, तो यानी कार्डिनल नंबर ऑफ b की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ a। और वही चीज़ आपसे पूछ लेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम b टू a। तो b टू a में आप देखेंगे डोमेन कोडोमेन क्या है, तो ये हमारे पास कोडोमेन है, दैट में हम ये बोल देंगे कार्डिनल नंबर ऑफ a की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ b, और इसी को अपन लिखेंगे m की पावर n। तो बस आपको ये देख लेना है यहाँ पे कि गिवन क्या है, डोमेन और कोडोमेन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर देना है। तो ये रिजल्ट था। अब रिजल्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अगर ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग। तो मैपिंग का मतलब ही फंक्शन ही होता है, यहाँ पे फंक्शन बोले मैपिंग बोले एक ही बात है। तो इसका मीनिंग हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने हैं यहाँ पे ए से बी में। अब ए टू बी फाइंड करना है, यानी आंसर क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ बी की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। तो यहाँ पे इसके अंदर 4 एलिमेंट, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसकी पावर ये लगेगी, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कहाँ गिवन है, बी ऑप्शन में, तो ईयर बी इज आंसर। अब ऐसे हम कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ़ ई हैव 4 एलिमेंट 1 2 3 4 एंड एफ हैव 2 एलिमेंट 1 2, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ई टू एफ, है ना। डोमेन तो है ई और कोडोमेन है एफ, और इसमें एलिमेंट आप देख लेंगे, इसमें 4 है, इसमें 2 हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कार्डिनल नंबर ऑफ ई इज़ 4 एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ एफ इज़ 2 एंड द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ई टू एफ। सो ये m इज़ ग्रेटर देन n वाला केस है। अब अगर m ग्रेटर देन n है तो ये हमारा नंबर 1 केस है। इस नंबर 1 केस में टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होते हैं, 0। तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट उसमें आंसर लगाएंगे और ऑप्शन हो जाएगा डी, हियर नो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट इफ़ डोमेन के एलिमेंट ज़्यादा हैं और कोडोमेन के एलिमेंट कम हैं। और अगर आप भूल भी जाएँ रिजल्ट्स कि नहीं याद रह पाए, तो उस केस में आप क्या करें कि यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देख लीजिए कि इसमें तो कितने एलिमेंट है, 4, 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 और 2। अब आप अगर 1 1 मैपिंग बनाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि केवल 2 ही एलिमेंट के लिए 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट के लिए कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। सो दैट मीन्स कोई हम यहाँ पे 1 1 मैपिंग इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। फिर एक और रिजल्ट में लिखा हुआ है कि अ फंक्शन एफ इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मीनिंग है कि ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब ये जो फंक्शन है वो 1 1 और 1 2 दोनों ही होगा, तब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज इसका इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, दैट में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर इज़ गिवन बाय दिस, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है। अब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप कोई भी रियल नंबर रखें हमेशा आंसर क्या आता है, एक इंटीजर आता है। जैसे आप 1.2 रखेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1.9 रखेंगे तभी 1 आएगा, बट जैसे 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, और 2.1 2.2 पे 2 मिलता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, जो ईच इंटीजर पर ब्रेक होता है। दैट मीन्स आप 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखें हमेशा आंसर 0 आएगा, फिर 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखें हमेशा 1 आती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 दोनों ही है, और ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, कि इस टाइप का फंक्शन ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन 2 होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रीज़न क्लियर है। अगर आर से आर में डिफाइंड है तो आर में क्या होता है, इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट होते हैं, बट जब आप इसकी इमेज फाइंड करते हो तो आपको सारे के सारे इंटीजर्स मिलते हैं। तो इस वजह से ना तो ये 1 1 बनेगा ना ही ये ऑन 2 बनेगा। ऐसे कई सारे रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूँगी, क्योंकि ऐसे कम से कम 20 25 से 40 रिजल्ट्स हैं जिनमें सबके डोमेन भी हैं, कोडोमेन भी है, और वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो उन सब की मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। आप चाहें तो वहाँ पे वो सारी लिस्ट देख सकते हैं। और
फंक्शन टॉपिक, रिलेशन और फंक्शन टॉपिक के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी विद सॉल्यूशन, तो आप उनको सॉल्व करना। और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम के करवा देती हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए थे आपके। अब ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है DSSB 14 में आए हुए हैं। क्या क्वेश्चन है कि इफ़ f जो है वो r से r में डिफाइंड एक फंक्शन है और सच दैट f of x इक्वल टू mod x, देन 4 ऑप्शन थे कि ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। तो इसमें लिखा 1/mod x, इसमें -x, इसमें 1/x और यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी जस्ट मैंने इससे पहले रिजल्ट बताया था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1/(1) दोनों होता है। अब जो मॉड फंक्शन होता है वो 1/(1) नहीं होता है। कैसे पता करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है कि हमें पता है कि यहाँ पे आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखें या नेगेटिव वैल्यू रखें, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अगर 1/1 नहीं है और डोमेन और कोडोमेन बराबर हैं, यानी दोनों की वैल्यू आपको r गिवन है, ये भी r है, ये भी r है। अगर फंक्शन 1/1 नहीं है तो 100% वो क्या होगा? ऑन टू भी नहीं होगा, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो। ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है डायग्राम से कि ये सेट ऑफ रियल नंबर है a और b, दोनों r के इक्वल है। अब जो r है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर। जब इन दोनों के आप इमेज निकालेंगे तो दोनों की इमेज क्या मिलेगी आपको? केवल पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी नेगेटिव रियल नंबर की। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज़ नॉट 1/(1) सो दैट्स वाई इट्स इनवर्स इज़ नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को अगर हमें चेक करना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हमें देखना पड़ेगा कि इट इज़ 1/(1) और नॉट। अब ऐसे ही 2014 में एक और क्वेश्चन आया था, ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन ही है। इसमें बोला गया है कि लेट x एंड y बी 2 रियल नंबर्स एंड 2 सेट आपको गिवन है इस तरीके से कि x में तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि y इक्वल टू 1/x, हियर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y सेट में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करते हो y इक्वल टू -x। देन फिर 4 ऑप्शन थे कि इनमें से कौन सा सही है। अब इनमें आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन में तो इंटरसेक्शन पूछा गया कि x एंड y में कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा। बट अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो y की भी पॉजिटिव मिलेगी, अगर x की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो y की भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो दैट मीन x में आपको इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, या तो x, y मिलेंगे या फिर -x, -y मिलेंगे। बट y सेट में क्या होगा कि अगर x पॉजिटिव लेते हैं तो y नेगेटिव मिलेगा और y नेगेटिव लेंगे तो x पॉजिटिव मिलता है। तो दैट में y सेट में आपको इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे कि एक एलिमेंट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इन दोनों सेट में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। दैट मीन कोई भी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। सो इससे आप बोल देंगे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? एम्प्टी सेट, यानी 5। ऐसे आपके यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन कम करनी होती है और जो बेसिक्स होता है हमारी थ्योरी का वो बेसिक अप्लाई करके आपको आंसर निकालना होता है। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो DSSB की तो आप बेसिक्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना। जो छोटे से छोटे रिजल्ट्स होते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक के, उनको आप याद रखना, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना, तो आपका 100% DSSB का एग्ज़ाम इस बार क्लियर होगा। ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पे मत जाना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में कि आप लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं आपको पूछे जाएंगे, आपके केवल बेसिक्स पूछे जाएंगे सभी टॉपिक्स के। तो उनका बेसिक बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना आप, और एक शॉर्ट नोट्स बना लेना जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में रिविज़न करने में हेल्प मिले। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक them, please like, share and subscribe. So thank you for watching my videos. Thank you.